oxygen in H2SO4. Okay, so calculate, question is calculate mass percentage of hydrogen, sulfur and oxygen in H2SO4 which is sulfuric acid. ये फॉर्मूला जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सो वील हैव टू कैलकुलेट इट. अब सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम. पहले तो इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे. H2SO4 का टोटल मास कितना होता है. H2SO4 का टोटल मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एच, बिकॉज यहाँ पे कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्लस सल्फर का 1 एटम है, प्लस सल्फर. ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम्स हैं, सो वील मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ वील पुट मास. हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16. 4 इंटू 16, so 2 plus 32 plus 64, how much, कितना हो गया, कितना हो गया टोटल मास, 98 यूनिट्स. नाउ हेयर मास इज 98 यूनिट्स. ठीक है, ये आ गया टोटल मास H2SO4 का. अब हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मास को ऊपर रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो. नीचे कंपाउंड का मास रहेगा एंड विल मल्टीप्लाई बाय 100. तो नाउ कैलकुलेट करते हैं. अब हमें ये पता चल गया, मैं इसको रब कर रही हूं, 98 आ चुका है. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हम H2SO4 की बात कर रहे हैं जिसका टोटल मास हमको 98 यूनिट्स पता लग गया है. ओके, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ H2SO4, क्योंकि यहाँ हम H2SO4 ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100. हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ पे जो टोटल मास रखा जाएगा वो 2 रखा जाएगा, 2 इंटू 1. H2SO4 का 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया आंसर, हाउ मच इज द आंसर, आंसर आ रहा है 2.05%. ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट किया है हमने. नाउ वील कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर. सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो हमको सल्फर का मास ऊपर रखना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे केवल इतना चेंज करेंगे कि यहाँ सल्फर के मास को हम ऊपर रख देंगे. सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, सो वील पुट 32 हेयर. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है इट इज 32.65%. ये हो गया सल्फर का परसेंटेज. ठीक है, नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल, यहाँ पे बस ऊपर वाले पार्ट में चेंज होना है और मासेस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि H2SO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 64 अपॉन 98 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो जो आंसर निकल के आ रहा है इट इज 65.30, 65.3% हो गया ऑक्सीजन का परसेंटेज. सबको समझ में आ गया ये? यस मैम. यस. तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, उनमें से जो पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको रेशियो बाय मास निकालना था. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रेशियो बाय मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा
बस एक कोई किसी भी एक रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन मास परसेंटेज निकालने के लिए, जो कि हमने बोरोन और ऑक्सीजन वाला किया था, जिसमें हमको कंपाउंड का मास दिया गया था और हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना था। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको परसेंटेज दिया हो और कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का मास निकालना हो। पांचवा फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जब आपको मास परसेंटेज तो निकालना है लेकिन कंपाउंड का मास गिवन नहीं है, देन वील यूज एटॉमिक मास और मास ऑफ कंपाउंड। हो गया यहां तक। नाउ वील स्टार्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये बताया था इन लॉज को थोड़ा सा इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद फिर अपनी थ्योरी में ये कहा था कि एटम्स जो होते हैं दीज आर इनडिविजिबल, और जो भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है, जो जिसमें वेट है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जितनी भी चीजें हमें नेचर में दिखाई देती हैं, दे मे बी living or it may be non-living, they are made up of atoms. These are small particles called atoms. So now we will study Dalton's atomic theory, which is very important for exam purpose also. कम से कम 5 points आपको इसके याद होने चाहिए। सो ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने अपने स्टडीज के बेसिस पे ये थ्योरी दी थी, विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें, इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट 3 पोस्टुलेट्स और राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स का मतलब ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं थ्योरी के। तो पहला उन्होंने पॉइंट जो सबसे प्रायर दिया था, ये कहा था कि जितने भी एटम मैटर होता है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी गैस और इट मे बी लिक्विड, ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्योंकि अभी तक एटम्स का जिक्र कहीं नहीं हुआ, अभी तक जितना भी हमको ने सब कुछ पढ़ा है, किसी भी साइंटिस्ट ने एटम के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने ये तो कहा था कि पार्टिकल से बने हुए होते हैं, हर चीज पार्टिकल से बनी हुई है, परमाणु तक महर्षि कनद ने बोल दिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि एटम से बने हुए थे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज किया था इस टर्म को। ठीक है। देन ही सेड कि जो एटम्स होते हैं दीज आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल इट मीन्स कि इनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट आगे अभी इनके टाइम तक इस तरीके की स्टडीज नहीं हुई थी एटम्स के बारे में ज्यादा, तब इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें ये पता किया गया कि एटम्स जो होते हैं दीज आर डिविजिबल ऑल्सो, क्योंकि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि एटम का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनका ये पॉइंट बाद में जाके फेल हो गया था। देन ही सेड atoms of a specific element have same mass and properties। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी एटम्स एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उन सब के मासेस सेम होंगे, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें, हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया था। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, आयरन एन एलिमेंट, कैल्शियम एन एलिमेंट। ठीक है।
तो कैल्शियम के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ मतलब ये है यू आर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट कैल्शियम, जिसके अंदर कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स ए कलेक्शन ऑफ एटम्स, नॉट अ सिंगल एटम, जो कि आगे जाके हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि कितने एटम किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सब के एटॉमिक मास बराबर होगा। मतलब अगर एक एटम का जो मास है वही सारे एटम्स का भी होगा। इन सब की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मतलब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ गैस जो कि सपोर्ट करती है ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। ऑक्सीजन क्या है, एक बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो ऑक्सीजन के एटम की जो प्रॉपर्टी एक एटम के पास है वो सारे एटम्स के पास होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये डिस्कवरी हुई, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए थे जिनके थ्रू ये पता लगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम स्टडी करें तो हाइड्रोजन के अंदर 3 तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनका मास 1 है, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनका मास 2 है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मास 3 होता है। मतलब हैं सारे हाइड्रोजन, लेकिन इन सबके मासेस अलग अलग हैं, और मासेस का सीधा जो रिलेशन पड़ता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पड़ता है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होंगी लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उनमें। तो इस तरीके के एटम्स को, सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं लेकिन सबके मासेस डिफरेंट हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनके मासेस तो अलग अलग हैं लेकिन वो सब एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इस तरीके से कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक का मास 12 है, एक तरीके के एटम्स हैं, और दूसरे तरीके के हैं जिनका 13 मास होता है, और तीसरे तरीके के होते हैं जिनका मास 14 भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं और सोडियम के आइसोटोप्स होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऐसे आइसोटोप्स निकल के आए बाद में, तो उनका ये पॉइंट जो है ये फेल हो गया था। उन्होंने जो ये कहा था कि अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को जितने भी एटम्स बिलोंग करते हैं उन सबका मास सेम होता है, लेकिन जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये ड्रॉबैक रहा इनकी थ्योरी का कि ये पॉइंट फेल हो गया था। तो अगर ड्रॉबैक पूछा जाता है, कमी पूछी जाती है, एनोमली पूछी जाती है, देन यू विल राइट कि आइसोटोप्स की जो डिस्कवरी हुई उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ऐसा होता है कि ये हैं सारे एक ही एलिमेंट के लेकिन फिर भी एटम्स का मास अलग अलग है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि अगर 2 अलग अलग तरीके के एटम एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने कैल्शियम लिया, आयरन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन दोनों में सिमिलैरिटी कहाँ होगी, ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटल है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, बल्कि ये ब्रिटल है लेकिन क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो ये गैस की प्रॉपर्टी शो करेगी और सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर एटम्स, 2 एटम्स हम इस तरीके के ले लें कि 2 अलग अलग एलिमेंट को बिलोंग करते हो तो उसमें उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो स्टेटमेंट क्या था इसका, एनी 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर हम 2 अलग अलग एलिमेंट को बिलोंग करते हुए एटम्स ले लें, दे हैव डिफरेंट मासेस, ऑब्वियसली क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है, कैल्शियम का 40 है, तो मासेस तो अलग अलग हैं,
तो मासेस अलग अलग हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी और मासेस भी अलग अलग होंगे। लेकिन इनका ये पॉइंट भी बाद में जाके फेल हो गया था, क्योंकि जब स्टडी हुई तो ऐसे भी एलिमेंट मिले जो थे तो अलग अलग लेकिन मासेस उनके सेम थे, और जब मासेस सेम थे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं सेम होंगी। जैसे आर्गन इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है, मास इसका होता है 40। और कैल्शियम को ले लो आप, कैल्शियम का जो मास है वो 40 है और बल्कि इसका एटॉमिक नंबर 20 है, 20 है। तो एक का एटॉमिक नंबर 18, एक का एटॉमिक नंबर 20, दोनों अलग अलग एलिमेंट, ये एकदम इनर्ट गैस है, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। कैल्शियम इज ए मेटल, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मासेस सेम है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। सो दीज आर आइसोबार्स टू ईच अदर। सो आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट which have different masses, different atomic numbers but have same masses। तो यहाँ पे masses same हैं लेकिन atomic numbers different हैं। तो आइसोबार्स कहाँ क्यों बन ऐसे हुआ, किस तरीके से बन गए आइसोबार्स, ये चीज वो डिफाइन नहीं कर पाए। तो ये भी उनका जो थ्योरी का जो ड्रॉबैक है उसमें एक और पॉइंट यहाँ ऐड हो जाता है कि ये चीज को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, 4 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, सो दे आर ऑलवेज कंबाइनिंग इन अ होल नंबर रेशियो। ठीक है, सो 2 or more elements combine in a simple ratio simple whole number ratio to form compounds। ऐसा उन्होंने बोला था कि एटम्स जो हैं जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग एलिमेंट्स के, तो हमेशा एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो फिक्स रहता है हमेशा। तो ये पॉइंट तो सही था। हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा है, जब लॉ पढ़ा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने यही पढ़ा था कि अगर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन और वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 है एंड इट इज फिक्स्ड। तो ये पॉइंट इनका सही था एंड दिस पॉइंट इज डिफाइनिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट ऐसा था जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। सो आपको ये पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ही सेड 2 or more elements combine in a simple ratio to form compound। सो दिस पॉइंट इज एग्जाम्पल दे देंगे। सो दिस पॉइंट ऑफ डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और पॉइंट उन्होंने दिया था, व्हाट ही सेड कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एटम बना सकते हैं ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो नया एटम क्रिएट किया जा सकता है ना ही पुराने एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने एक लॉ पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि ना तो नया मास क्रिएट हो रहा है रिएक्शन में और ना ही कोई भी मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो पॉइंट था
क्योंकि अगर नया एटम बन गया किसी भी रिएक्शन में तो मास बढ़ जाना चाहिए, और कोई एटम डिस्ट्रॉय हो गया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होती है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको पूरा पूरा डिफाइन करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डाल्टन्स थ्योरी के, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको? yes, तो ये कम से कम 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको नोट्स में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन सी जो पॉइंट है वो डाल्टन थ्योरी का लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो एज इट इज क्वेश्चन जो है मैंने आंसर्स के साथ दिए हैं। तो एक तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं, डाल्टन की थ्योरी लिखने के लिए आ जाती है, कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो आ जाते हैं, तो इसलिए 5 पॉइंट्स कम से कम आपको लर्न करके चलने हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है उस क्वेश्चंस में आपका ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि क्या है ड्रॉबैक्स डाल्टन थ्योरी के। तो कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए, कमी